मैंने आपको पहले भी कहा है, मैं आपको अब भी कह रहा हूं कि हर क्राइम के पीछे एक ना एक मोटिव जरूर होता है। और अगर वो मोटिव पुलिस पता लगा लेती है तो आसान हो जाता है किसी भी क्रिमिनल को पकड़ना। लेकिन आज जो केस मैं आपको बताने वाला हूं उसमें जब मोटिव निकल कर सामने आया, यकीन मानिए पुलिस वाले भी हैरान, और यहां तक कि अदालत ने तो कह ही दिया कि ये असलियत हो ही नहीं सकती। ये क्राइम जरूर किसी और मोटिव के लिए हुआ होगा। जी हाँ, सब कुछ बताऊंगा आपको इस केस के बारे में। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस दुनिया का एक और बहुत ही कमाल का एपिसोड। आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। इस केस को समझने के लिए हमें ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में जाना पड़ेगा और समय था सन 1989 का, और यहीं पर रहा करती थी 24 साल की ट्रेसी विगिंगटन। मुझे यहाँ ज्यादा कुछ ट्रेसी के पास्ट के बारे में नहीं पता, लेकिन बस इतना पता है कि जिस घर में यहाँ ये ट्रेसी पैदा हुई थी और इसके माँ बाप यहाँ बहुत ही गंभीर बीमारियों से पीड़ित थे, जैसे कि इसकी माँ को बहुत ही गंभीर अस्थमा था और इसी बीमारी से परेशान होकर ट्रेसी के दादा दादी ने कहा कि क्यों ना हम ट्रेसी को अपने पास रख लेते हैं, यहाँ पर ये हमारे साथ रह लेगी, तब तक ट्रेसी के माँ बाप अपनी बीमारियों को कवर कर सकते थे। ट्रेसी यहाँ अपने दादा दादी के घर रहने लगी। उसकी दादी का नाम एवरिल और उसके दादा का नाम जॉर्ज था। यहाँ दादा दादी के पास रहते हुए इनका आपस में बॉन्ड बहुत अच्छा बन गया। ट्रेसी बिल्कुल भुला चुकी थी कि उसके माँ बाप भी यहाँ कोई चीज थे, और ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ उसके दादा दादी के पास पैसा बहुत ज्यादा था। उसके दादा जॉर्ज यहाँ पर एक अर्थ मूविंग कंपनी में काम कर रहे थे, मतलब कि ये जो चट्टाने वगैरह काटना ढोना जो भी है सब कुछ वो। साथ ही यहाँ पर उसकी दादी भी एक अच्छी नौकरी पर तैनात थी और इन दोनों का मिलकर खर्चा कराने वाली थी अब ट्रेसी। लेकिन कितना करा लेती। धीरे धीरे टाइम बीतता गया। यहाँ पर ट्रेसी के माँ बाप की बीमारियां और ज्यादा गंभीर ही होती गई। तब यहाँ पर ये निर्णय लिया गया उसके दादा दादी द्वारा कि क्यों ना हम ट्रेसी को फाइनली गोद ही ले लें, और इसके बाद तो यहाँ इसकी माँ बाप की जिम्मेवारी बिल्कुल खत्म हो जाएगी और हम ट्रेसी का अच्छे से ध्यान रख लेंगे। इस बात को लेकर ट्रेसी भी बहुत ज़्यादा खुश हुई और उन्होंने यहाँ फाइनली ऑफिशियल तौर से ट्रेसी को अपने पास गोद ले लिया था, और अब ट्रेसी के ऊपर पूरा हक था उसके दादा दादी का। लेकिन यहाँ ट्रेसी के गोद लिए जाने के बाद से ही ट्रेसी के ऊपर अत्याचारों का सिलसिला शुरू हो गया, और ये अत्याचार कोई और नहीं बल्कि यहाँ ट्रेसी की दादी एवरिल ही कर रही थी। अब जब मैं एवरिल के पास्ट में गया कि वो अपनी इस पोती के साथ ऐसा क्यों कर रही है, तब यहाँ मुझे पता लगा कि एवरिल का खुद का पास्ट यहाँ पर बहुत बुरा रहा है। उसका बचपन में ही यहाँ पर उसके अंकल द्वारा ही, जो उसके फैमिली एक अंकल थे, उसके द्वारा ही यहाँ पर बार बार सेक्सुअली अब्यूज किया गया था। और इतना ही नहीं, यहाँ एवरिल 2 बार किडनैप भी हो चुकी थी और दोनों बार उसे उठाकर रेलवे ट्रैक्स पर लाया गया और वहां उसके साथ मार पिटाई करके उसका बलात्कार करके उसे वहीं छोड़ दिया गया। 2 बार ये कांड हुआ और उससे ही यहाँ पर एवरिल का दिमाग अब बिल्कुल सटक सा चुका था और उसको अब अपना गुस्सा कहीं ना कहीं तो निकालना था, और वो गुस्सा निकल रहा था अब ट्रेसी विगिंगटन के ऊपर। ये तो थी ट्रेसी और उसकी दादी की कहानी। लेकिन यहाँ पर ट्रेसी का दादा भी बहुत ज्यादा रंगीन मिजाज का था। जी हाँ, सारे मोहल्ले सारे शहर को पता था यहाँ ट्रेसी का दादा यानी कि जॉर्ज, उसको यहाँ लड़कियां और औरतें बहुत ज्यादा पसंद है, और इतनी ज्यादा पसंद है कि उसने यहाँ अलग से लड़कियों को बुलाने के लिए ब्रिस्बेन में ही एक अलग घर ले रखा था, और वो रात के टाइम पर या फिर दिन के टाइम पर जब मन करता वो उस घर में जाता और साथ में अपने एक आधी लड़की भी ले जाता। लेकिन यहाँ ये चीज बहुत लंबे टाइम तक चलती रही। पूरे शहर को इसके बारे में पता था, सिर्फ ट्रेसी और उसकी दादी यानी कि एवरिल को छोड़कर। खैर यहाँ पर सब कुछ सही चल रहा था, किसी को कुछ पनक नहीं लग रही थी कि इस घर के अंदर या फिर बंद 4 दीवारी में क्या हो रहा है। तब यहाँ जॉर्ज ने 2 और बच्चों को गोद ले लिया जिनका नाम डायना और मिरियम था। अब तक यहाँ पर ट्रेसी के साथ तो सब अत्याचार चल ही रहे थे। तब यहाँ जो 2 नए बच्चे जॉर्ज जिनको गोद लेकर आया था यानी कि मिरियम और डायना, उसमें से डायना के तो सरकार द्वारा कागज बना दिए गए और अब वो फाइनली इस घर के अंदर इस घर का ही एक बच्चा बनकर रह सकती थी। लेकिन यहाँ दिक्कत हुई मरियम के साथ। असल में हम मिरियम के कागजात जो थे वो पूरे नहीं हो पाए और उसीलिए यहाँ पर उसको सिर्फ देखभाल करने के लिए इस घर के अंदर छोड़ा गया था। अब क्योंकि यहाँ पर एक अनजान सा बच्चा इस घर में था और साथ ही यहाँ पर शैतान दादी जैसी एवरिल भी मौजूद थी, तो वो कहाँ बख्शने वाली थी। उसने यहाँ सीधा ही मिरियम को झप लिया और झपते ही अब उसके ऊपर टॉर्चर करना शुरू कर दिया। सोच कर देखिए, छोटी सी बच्ची थी वो 5-6 साल की, और कुछ भी होता घर में उसको यहाँ स्केपगोट बनाकर रखा हुआ था, उसको यहाँ बलि का बकरा बनाकर रखा गया था। घर के अंदर कोई भी सामान टूटा हो, किसी ने कोई भी गलती करी हो, कोई काम अधूरा रह गया हो, तो सब कुछ यहाँ पर मिरियम की गलती बताकर उसको तोड़ा जाता था। लेकिन यहाँ वो बच्ची भी कितना टॉर्चर झेल सकती थी। एक ना एक दिन तो दीवार को भी अगर हम मारे तो वो भी बोलने लगेगी, यहाँ ये तो इंसान ही थी।
तब यहाँ मरियम ने सोचा कि क्यों ना वो सारा तामझाम यहाँ से उठाकर अपना भाग ले, और उसने ऐसा ही किया। रात को उसने सारा सामान पैक किया, वो घर से बाहर निकली और फिर वो कभी वापस नहीं दिखी। लेकिन यहाँ कुछ टाइम बाद वो मीडिया के सामने भी आई और उसने अपना सब कुछ खोल कर भी रखा कि क्या क्या उसके साथ इस घर में हुआ करता था। तब यहाँ उसने मीडिया को एक लाइन ये भी कही कि मुझे अपनी पूरी जिंदगी में ये दुख हमेशा रहेगा कि उस दिन मैं तो भागी ही थी रात को, अगर मैं अपने साथ ट्रेसी को भी ले लेती तो शायद आज ट्रेसी को कोई नहीं जानता और हम दोनों यहाँ एक नॉर्मल से इंसानों की तरह रहते। ऐसा यहाँ मरियम ने क्यों कहा था? क्या हुआ था ट्रेसी के साथ? जैसे यहाँ मरियम भागी उस घर से, वो वापस जो टॉर्चर जो मरियम से हटकर अब वापस ट्रेसी के ऊपर आ चुका था और उसका थोड़ा बहुत हिस्सा डायना को भी मिल रहा था। और इसी चीज से परेशान होकर ट्रेसी ने कहा, नहीं मुझसे अब कुछ नहीं हो रहा, मुझसे पढ़ाई भी नहीं होगी, मुझे अब छुट्टी दे दो। अब छुट्टी के बदले यहाँ ट्रेसी ने स्कूल जाना ही बंद कर दिया, बट वो यहाँ लोकल लाइब्रेरी से कुछ बुक्स उठाकर लेकर आने लगी और वो बुक्स और किसी चीज की नहीं बल्कि पैरानॉर्मल स्टडीज की ही थी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जो क्विज़ा बोर्ड्स होते हैं आत्माओं से बात करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, वो जो मोमबत्तियां लगा लगा कर उनके ऊपर वो स्ट्राइकर घुमा घुमा कर उनसे बातें करने की कोशिश करते हैं। अब उन चीज़ों में इसका इंटरेस्ट आने लगा था और हद तो तब हो गई जब यहाँ ट्रेसी ने ये चीज़ अपने दादा जॉर्ज को बताई तो उसके दादा जॉर्ज ने उसे सपोर्ट किया और वो खुद यहाँ उसको पैसे देता या फिर खुद जाकर मार्केट से ऐसी ऐसी किताबें और ऐसे ऐसे इक्विपमेंट्स लेकर आता जिससे यहाँ ट्रेसी का इंटरेस्ट इसके अंदर और ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा था। इस चीज़ को रोकने के लिए एवरिल ने बहुत बार जॉर्ज से कहा, लेकिन जॉर्ज नहीं माना और ये धीरे धीरे ट्रेसी के अंदर ही बढ़ती जा रही थी। लेकिन इसी बीच यहाँ पर जॉर्ज की मौत हो चुकी थी और अब यहाँ पर ट्रेसी अपने दादा की मौत से बहुत ज्यादा दुखी हुई। वो अकेली रहने लगी। एवरिल भी यहाँ उससे बात करने की कोशिश करती लेकिन वो उसका कोई रिप्लाई नहीं दे रही थी। तब यहाँ एवरिल से मिलने के लिए उनके घर में एक कपल आया और इस कपल ने आते ही घर के अंदर दो बच्चे देखे, ऑब्वियसली ट्रेसी और डायना। और वो जो आदमी था उस कपल के अंदर, उसकी नजर सीधा ट्रेसी के ऊपर ही जम चुकी थी। जैसे जैसे हाँ वो उस दिन तो इस घर से बाहर निकल लिए, लेकिन अगले दिन वो आदमी वापस इस घर के अंदर आया और वो उसकी दादी को हाय हेलो करके सीधा ट्रेसी के पास चला गया। ट्रेसी से जाकर उसने बातें करने की कोशिश करी, उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करी और यहाँ ट्रेसी को बुरा भी नहीं लग रहा था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ट्रेसी को बहुत अंदर से एक्साइटमेंट हो रही थी कि एक इतना बड़ा बिल्कुल मैच्योर्ड आदमी उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, उसको प्यार कर रहा है और यहाँ ट्रेसी को बढ़िया लग रहा था। और ये चीज होने के कुछ हफ्तों बाद ही ट्रेसी प्रेग्नेंट भी हो गई उस आदमी से ही। लेकिन जैसे ही ये बात उस आदमी को पता लगी, उस आदमी ने तुरंत ही ट्रेसी को अबॉर्शन के लिए तैयार भी कर लिया। ट्रेसी ने अबॉर्शन भी करवा लिया, लेकिन जैसे ही अबॉर्शन हुआ उस आदमी ने यहाँ ट्रेसी से हर तरह का लिंक अपना खत्म कर दिया। वो यहाँ से निकल चुका था। और जैसे ये ट्रेसी ने अबॉर्शन करवाया उसके कुछ दिनों बाद ही यहाँ ट्रेसी की दादी यानी कि एवरिल की भी मौत हो चुकी थी और अब यहाँ ट्रेसी इस घर के अंदर अकेली थी, बड़ी लड़की और उससे छोटी यहाँ पर डायना थी। अब क्योंकि वो 16 साल के ऊपर की हो चुकी थी यहाँ ट्रेसी, तो यहाँ उसको कोई गोद भी नहीं ले सकता था। अब ट्रेसी को खुद कमाना था, खुद खाना था। तब यहाँ ट्रेसी ने एक बार के अंदर बारटेंडर की नौकरी करना शुरू कर दिया। बारटेंडर की नौकरी तो क्या थी, वो रात के टाइम पर प्रोस्टिट्यूशन ही कर रही थी और उसके बाद यहाँ पर उसका थोड़ा बहुत खर्चा चल भी रहा था। लेकिन जैसे ही ट्रेसी 21 साल की हुई, यहाँ उसको अपने दादा दादी की संपत्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसे मिल गया और अब वो कुछ ही मिनटों में अमीर हो चुकी थी। उसके पास यहाँ तकरीबन 70 से 80 लाख रुपए आ चुके थे और अब वो राजा बाबू थी। और इन पैसों को आग लगाने के लिए यहाँ उसने सोचा कि क्यों ना वो किसी पार्टनर को ढूंढे और वो दोनों मिलकर यहाँ इस पैसे से मजा करेंगे। अब वो पार्टनर के रूप में किसी आदमी को नहीं ढूंढ रही थी, किसी लड़के को नहीं ढूंढ रही थी, बल्कि यहाँ उसने एक लड़की को ढूंढना स्टार्ट कर दिया जो कि उसके जैसी ही हो। जी हाँ, उसको यहाँ पर एक सनशाइन नाम की लड़की भी मिल गई और इन दोनों के विचार थोड़े एक जैसे ही थे। इन दोनों को ही लड़कियां पसंद थी और इन दोनों ने मिलकर एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप सेटअप कर लिया। अब क्योंकि यहाँ सनशाइन को पता था कि इस लड़की के पास पैसा है तो वो उसका खर्च करवाने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाने वाली थी। यहाँ से ये दोनों सीधा कनाडा गए। कनाडा में जाकर कुछ टाइम वहां रुके, वहां पैसा वगैरह खर्चा, वापिस आ गए। और जैसे ये लोग कनाडा से आए, इन दोनों ने सोचा कि इन दोनों का फ्यूचर क्या है। उन दोनों को एक ना एक बच्चा जरूर करना चाहिए जिसको वो आगे जाकर संभाल सके और वो उनका नाम चला सके। लेकिन अब ये दोनों तो लड़कियां थी, बच्चा तो आपस में कैसे कर सकते थे। तो यहाँ सनशाइन ने कहा कि क्यों ना हम किसी स्पर्म बैंक से जाकर स्पर्म वगैरह ले ले और उसको जाकर IVF के जरिए हम बच्चा पैदा कर सकते हैं। तब यहाँ ट्रेसी ने मना कर दिया कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। तुम बताओ यहाँ तुमको शहर में कौन सा आदमी पसंद है, हम उसी के साथ संबंध बनाकर अपना खुद का बच्चा पैदा करेंगे। सनशाइन और ट्रेसी ने मिलकर यहाँ एक आदमी पसंद कर भी लिया और उसके साथ यहाँ पर ट्रेसी ने सनशाइन के सामने बैठकर संबंध बनाए। सनशाइन देख रही थी। यहाँ पर ट्रेसी ने कह दिया था कि मैं बनाऊंगी संबंध तो तुम्हारे सामने ही बनाऊंगी ताकि तुम्हें बुरा ना लगे ज्यादा, अगर बाद में तुम्हें पता लगे तो। और कमाल तो तब हो गया जब यहाँ ट्रेसी पहली बार में ही प्रेग्नेंट भी हो गई थी। लेकिन यहाँ दिक्कत तब हुई जब यहाँ 1.5 महीने बाद ट्रेसी का मिसकैरेज हो गया था।
अब ये जैसे ही बच्चा मिसकैरेज हुआ, ट्रेसी यहाँ बहुत ज्यादा दुखी थी और उसी पॉइंट पर यहाँ पर ट्रेसी को वो लड़की यानी कि सनशाइन छोड़कर जा चुकी थी अपने दूसरे पार्टनर के पास। जी हाँ, वो इतने टाइम से यहाँ इस ट्रेसी के साथ रह रही थी, इसके साथ घूम फिर रही थी, इसके साथ खा पी रही थी, लेकिन यहाँ ट्रेसी को पता ही नहीं था कि वो पहले से ही किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में है और वो यहाँ तो सिर्फ ट्रेसी का यूज करने के लिए आई है। उसको दिखा कि यहाँ ट्रेसी के पास पैसा है तो वो उसके पास रहने लगी, लेकिन जैसे ही ट्रेसी का पैसा धीरे धीरे खत्म होने लगा वो उसको छोड़कर यहाँ से निकल ली थी। तब यहाँ पर टाइम आ चुका था सन 1989 का, जब यहाँ ट्रेसी की उम्र 24 साल की हो चुकी थी और फाइनली अब यहाँ ट्रेसी को एक लीजा नाम की लड़की मिली और इस लीजा को देखते ही ट्रेसी की आंखें चमक उठी थी, क्योंकि यहाँ उसको लग रहा था कि आगे उसकी जिंदगी में जो भी है वो लीजा ही होगी, क्योंकि यहाँ लीजा ट्रेसी को बिल्कुल उसके जैसे ही लग रही थी। दोनों ने आपस में बातें करनी शुरू करी और जल्दी ही दोनों एक जगह पर शिफ्ट भी हो चुके थे, साथ रहने लगे थे। लेकिन ये जो लीजा थी ये अलग ही भसड़ थी, ये बिल्कुल ट्रेसी के जैसी थी, या फिर मैं कहूँ ट्रेसी से भी बढ़कर ही कुछ ना कुछ थी। इसको भी यहाँ ड्रग अब्यूज की एडिक्शन लग चुकी थी, उसका भी पास्ट यहाँ पर बहुत अच्छा नहीं रहा था। आप खुद सोचकर देखिए, लीजा अभी तक 23 साल की ही थी, लेकिन यहाँ उसने 80 से भी ज्यादा बार सुसाइड करने की कोशिश करी थी डिप्रेशन में आकर। लीजा के साथ शिफ्ट होते ही ट्रेसी की वही पुरानी इच्छा वापस जाग गई जो कि उसको उसके दादा के टाइम पर लगी थी। जी हाँ, वही आत्माओं वाली। उसने फिर से यहाँ वीजा बोर्ड वगैरह लेकर आई और अब लीजा के साथ बैठकर इन्हीं चीजों के अंदर विश्वास करने लगी, शक्तियों को मानने लगी थी, आत्माओं से बात करने लगी थी। लीजा को भी लग रहा था कि लड़की थोड़ी अलग है, ये जरूर कुछ ना कुछ करेगी, लेकिन यहाँ करने के नाम पर लिटरली ट्रेसी ने हक दिया। जी हाँ, एक सुबह सुबह लीजा से उसने कहा कि उसको खून पीना है। उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे रात के बाद से वो वैम्पायर बन गई है और अब उसे खून की इच्छा हो रही है और उसे खून पीना है। अब लीजा ऐसे देख रही है कि यार मैं कहाँ से लेके आऊँ खून, तू मेरी तरफ तो मत देख ऐसे। तब यहाँ लीजा को भी डर लग रहा था। तब यहाँ ट्रेसी ने कहा कि नहीं नहीं, टेंशन मत लो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन मैं यहाँ से बाहर जा रही हूँ किसी मीट की दुकान पर, और वहाँ जब जानवर कटते हैं उनसे जो खून निकलेगा वो मैं किसी बर्तन में ले आऊँगी और वो पी लूँगी मैं। तब यहाँ लीजा ने कहा ठीक है, जा, तेरे को जैसे करना हो कर। ट्रेसी वहां से बाहर निकली, मीट की दुकानों पर जाने लगी, वहां से खून भरवा भरवा कर घर लाने लगी और उसे कच्चा ही पी रही थी। लेकिन ये चीज भी कुछ ही दिन चली, क्योंकि यहाँ पर ट्रेसी का अब मन भर गया था जानवरों के खून को पी पी कर, और अब उसका यहाँ पर मन था कि वो किसी इंसान का खून पिए और अब उसी की आदत डाले। लेकिन ऐसे तो वो किसी इंसान से जाकर उसका खून मांग नहीं सकती थी, ब्लड बैंक से चोरी नहीं कर सकती थी, तो करे क्या। यहाँ उसको कोई और नहीं दिख रही थी, बल्कि सामने लीजा ही दिख रही थी। वो बिल्कुल ऐसे मोटे ताजे शरीर की थी, तो ऑब्वियसली यहाँ उसके अंदर बहुत सारा खून ट्रेसी को दिखाई दे रहा था। ट्रेसी ने सीधा जाकर लीजा से कहा कि मुझे तुम्हारा खून चाहिए, लेकिन अब लीजा एकदम से तो कह नहीं सकती कि हाँ वो दे देगी। तब यहाँ पर ट्रेसी ने लीजा से कहा कि देखो लीजा, मैंने तुमको बहुत सारा पैसा कर्ज पर दिया हुआ है ऑब्वियसली, और तुम्हारे पास कर्ज लुटाने का कोई सोर्स भी नहीं है, तो क्यों ना तुम मेरा कर्ज धीरे धीरे तुम अपने खून से लौटाओ। ये चीज लीजा को समझ आ गई। सोचकर देखिए आप, ये दो बुद्धिजीवी लड़कियां आपस में क्या डील कर रही थी। यहाँ ट्रेसी ने लीजा के शरीर के ऊपर कट्स लगाने शुरू कर दिए कि इस कट से मैं इतना देर खून पीऊंगी तो तुम्हारे इतने रुपए कम हो जाएंगे। और लिटरली ये बात लीजा को समझ आ भी रही थी। लीजा अपने हाथों पर कट लगाती और वो हाथ सीधा ही यहाँ ट्रेसी के मुंह को पकड़कर उस हाथ के ऊपर रख देती और ट्रेसी यहाँ उसके हाथ से वो खून चूसती रहती। जितनी देर तक यहाँ पर ट्रेसी वो खून चूस रही थी, यहाँ पर लीजा का कर्ज कम होता ही जा रहा था। मैंने आज तक ट्रू क्राइम केसेस के ऊपर इतनी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन मैंने ऐसी डील पहले कभी नहीं देखी थी। कुछ टाइम और बीतता गया और अब यहाँ इन दोनों को यानी कि ट्रेसी और लीजा को दो और लड़कियां मिल चुकी थी, जिसमें से एक का नाम भी यहाँ ट्रेसी और दूसरी का नाम यहाँ पर नीली था। अब ये चारों लड़कियां आपस में रहने लगी। चारों के शौक एक जैसे थे, चारों को यहाँ आत्माओं के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, लेकिन यहाँ पर खून पीने की आदत ओनली ट्रेसी विगिंटन की ही थी। बाकी तीनों लड़कियों ने इसको कभी हाथ नहीं लगाया। इन चारों की आपस में बहुत अच्छी बन रही थी। ये साथ बैठकर दारू वगैरह पीते, रातों को घूमने जाते, क्लब वगैरह में जाते, वहां जाकर पार्टीज वगैरह करते और रात को वापस आ जाते। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। और तब दिन आया 20 अक्टूबर 1989 का। जी हाँ, एक आम सा दिन था और शाम होते ही इन सब ने प्लान बनाया कि क्यों ना वो यहीं के क्लब में जाकर रात तक स्पेंड करेंगे, नाइट आउट वगैरह करेंगे और रात को आएंगे और वापस सो जाएंगे आराम से। तब यहाँ चारों ने ओके कहा और शाम होते ही यहाँ चारों अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ क्लब में जाने के लिए निकल लिए और वहाँ जाकर इन्होंने अच्छी दारू पी। चारों अब नशे में भंड हो चुके थे और यहाँ ट्रेसी विनिंगटन भी नशे के अंदर भंड हो चुकी थी। लेकिन अब इसी नशे में ट्रेसी को लगा कि कुछ चीज़ है
जो उसकी प्यास नहीं बुझने दे रही है और उसको मजबूरन अभी वो चीज़ चाहिए है। उसने वो चीज़ जाकर सीधा लीजा से मांगी कि मुझे अभी इंसानी खून पीना है। लेकिन लीजा ने कहा कि देखो अभी तो हम बाहर हैं, पब्लिक में हैं, अभी तुम ये काम नहीं कर सकती, कुछ टाइम रुक जाओ, घर जाएंगे, जब ये दोनों भी अपने अपने घर चली जाएगी और हम भी अपने घर जाएंगे, तब वहां जाकर मैं एक और कटर अपने शरीर पर लगा दूंगी और तुम वो कर लेना अपना काम जो तुमको करना हो। लेकिन यहाँ ट्रेसी ने जिद पकड़ ली कि नहीं, मुझे तो अभी ही चाहिए है। रात के तकरीबन 11:30 पौने 12 हो चुके थे और ये चारों लड़कियां अब वापिस इस क्लब से बाहर निकली और अपनी गाड़ी में बैठकर उस क्लब से यहाँ घर की तरफ जाने लगी। वो रास्ते से अपने घर जा ही रही थी कि उनको सड़क किनारे साइड से एक 43 साल का एडवर्ड नाम का व्यक्ति जाता हुआ दिखाई दिया। और ये एडवर्ड भी कहीं और से नहीं बल्कि दारू वगैरह पीकर ही अपने दोस्तों के घर से वापस जा रहा था अपने घर पर। लेकिन रास्ते में ही यहाँ इन चारों लड़कियों ने इस एडवर्ड को जाते हुए देख लिया और इसे देखते ही ट्रेसी ने कह दिया कि यही अब व्यक्ति मेरी प्यास बुझाएगा। चारों ने मिलकर यहाँ मजबूरन ट्रेसी के कहने पर इस गाड़ी को एडवर्ड के पास ले जाकर रोक दिया और ट्रेसी अब गाड़ी से बाहर निकली और बाहर निकलते ही सीधा जाकर एडवर्ड से बातें करने लगी। उसे पहले तो रास्ता पूछने लगी और फिर यहाँ उसको प्रोस्टिट्यूशन का ऑफर दिया। ट्रेसी ने यहाँ पर एडवर्ड से कहा कि वो एक प्रोस्टिट्यूट है और वो चाहे तो उसके साथ संबंध भी बना सकता है। अब एडवर्ड क्योंकि पहले ही सेट था, उसने खुद यहाँ दारू पी हुई थी और अब ऊपर से एक लड़की ने उसे ऑफर दिया था, वो कहाँ से ही मना करता। उसने कहा ठीक है, तुरंत उसने हाँ कर दी, ये बिना सोचे समझे कि आखिर ये लड़की है कौन और आखिर उसके साथ में कौन कौन है। तुरंत यहाँ पर एडवर्ड अब गाड़ी में अंदर बैठ चुका था और अंदर अब 4 लड़कियां और भी थी और ये गाड़ी अब इस एडवर्ड को साथ लेकर वहां से निकल चुकी थी। ये गाड़ी धीरे धीरे चलती जा रही थी और अब गाड़ी रुकी एक पार्क के पास। जी हाँ, ऐसा पार्क जिसके अंदर एक भी लाइट उस टाइम पर नहीं लगी हुई थी और बिल्कुल अंधेरा था, ना ही उस पार्क के अंदर कोई उस टाइम पर मौजूद था। ऑब्वियसली रात के 12 बजे के आसपास का टाइम है, कौन ही रात को पार्क में घूमता फिरेगा। तब यहाँ ये चारों लड़कियां और ये एडवर्ड अब इस पार्क में पहुंचे, चारों पांचों बाहर निकले गाड़ी से और अब उस पार्क के अंदर जाने लगे। तब यहाँ ट्रेसी ने लीजा को छोड़कर बाकी दोनों लड़कियों को कह दिया कि तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम आराम से गाड़ी में ही बैठो, हम दोनों जाते हैं इनके साथ और आराम से अंदर घूम कर आते हैं। यहाँ एडवर्ड को लग रहा था कि ये लीजा और ट्रेसी उसके साथ इस पार्क में जाकर संबंध बनाएगी और एडवर्ड बहुत ज़्यादा एक्साइटेड कि हाँ तो रात बन गई उसकी। तब यहाँ ये तीनों व्यक्ति यानी कि लीजा, ट्रेसी और एडवर्ड अब इस पार्क के अंदर जाने लगे और जैसे वो पार्क के अंदर पहुंचे तब यहाँ ट्रेसी ने लीजा को कहा कि लीजा तुम्हारा भी कोई काम नहीं है, तुम भी वापस गाड़ी में जाकर बैठ जाओ, अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुमको बुला लूंगी। एडवर्ड और ज़्यादा खुश हो गया कि हाँ ट्रेसी उसके साथ रुकेगी सिर्फ। और जैसे ही लीजा वहां से गई ट्रेसी ने एडवर्ड से कहा कि ठीक है एडवर्ड, तुम अपने सारे कपड़े निकाल दो। और एडवर्ड तो ना सिर्फ बाबूजी बनकर अपना एक एक कपड़ा निकाल रहा था बल्कि उसने तो अपनी अंडरगारमेंट्स तक भी तय कर करके आराम से एक पूरा स्टैक बना दिया था। एक एक कपड़े को फोल्ड कर करके अच्छी सी तय बनाकर उसने साइड में रख दिए थे। वो बिल्कुल नंगा अब यहाँ ट्रेसी के सामने खड़ा था। ट्रेसी अब उसे देख रही थी कि हाँ रुको, कुछ देर रुको, मैं जाती हूँ, एक बार मैं टॉयलेट जाकर आती हूँ और फिर आकर हम कुछ ना कुछ जरूर करते हैं। एडवर्ड यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, ट्रेसी वहाँ से निकल चुकी थी लेकिन यहाँ वो झूठ बोल कर गई थी कि वो टॉयलेट जा रही है, बल्कि यहाँ वो सीधा ही अपनी गाड़ी में गई और अपनी गाड़ी में रखा हुआ उसने चाकू निकाला, चाकू अपनी पिछली जेब में रखा और अब वापस उस पार्क में एडवर्ड के पास पहुंच चुकी थी। एडवर्ड वहीं फिर से उसी पॉइंट पर नंगा ही खड़ा हुआ था, उसके कपड़े साइड में ही बिल्कुल तय लगे हुए पड़े हुए थे। और जैसे ही एडवर्ड ने ट्रेसी को देखा वो दोबारा एक्साइटेड हो गया। ट्रेसी उसके पास पहुंची और अब यहाँ एडवर्ड ने ट्रेसी को भी पकड़ लिया था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ ज्यादा दबाव दे पाता, ट्रेसी ने भी यहाँ उसके कंधे के ऊपर हाथ रखा और अपने दूसरे हाथ से पिछली जेब में रखा हुआ चाकू निकाला और सीधा ही उसके गले में राइट साइड पर वार कर दिया। अब ये वार होते ही एडवर्ड को समझ ही नहीं आया कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। इससे पहले कि यहाँ एडवर्ड कुछ समझ पाता या फिर कुछ बोल पाता, ट्रेसी ने वापस वो चाकू बाहर निकाला और लगातार उस जख्म के साइड में ही और जख्म नए नए बनाए जा रही थी उस चाकू से ही। लिटरली यहाँ पर एडवर्ड के शरीर से खून निकलना शुरू हो चुका था और वो नीचे जमीन पर गिर चुका था। धीरे धीरे यहाँ वो तड़प भी रहा था। ट्रेसी नीचे बैठ गई उसके साइड में और उसने उसके बालों को पकड़कर उठाकर देखा कि अभी भी ये तो बाबूजी जिंदा है। लेकिन यहाँ ट्रेसी को शांति नहीं थी, उसने बालों से उसके सिर को पकड़कर ऐसे साइड में किया और अब यहाँ उसने साइड से वो चाकू लगाते हुए खींच दिया और अब यहाँ लिटरली बेचारे एडवर्ड का गला कट चुका था। लेकिन यहाँ गला तो कट गया, खून भी बाहर निकलना शुरू हो चुका था। लेकिन हमें पता है कि जब किसी व्यक्ति का इस तरह से गला कटता है तो उसके शरीर से जब खून निकलता है तो एक तो वो बहुत ज़्यादा प्रेशर से निकलता है, दूसरा वो जब निकलता है तो आवाज़ें करता है, गर्गलिंग आवाज़ें आती हैं कुछ। तो वो जो गर्गलिंग आवाज़ें थी वो ट्रेसी को आ रही थी और ट्रेसी को लग रहा था कि ये तो अभी तक जिंदा है। तो यहाँ उसने और ज़्यादा वार इसके गले के ऊपर करने शुरू कर दिए और तब तक करती रही जब तक वो गर्गलिंग साउंड्स बंद नहीं हो गए। और जैसे ही यहाँ गर्गलिंग साउंड बंद हुई तब यहाँ
ट्रेसी साइड में शांति से बैठ गई और सीधा ही यहाँ एडवर्ड के जो कपड़े साइड में वो तय करके पड़े हुए थे उसमें से उसकी पैंट उठाई और पैंट में सीधा ही सिगरेट बाहर निकाली। सिगरेट बाहर निकालकर लाइटर दूसरी जेब से बाहर निकाला और लाइटर लगाकर सिगरेट वो फूकने लगी। उसने अभी अभी साइड में एक मर्डर किया था और यहाँ वो बेचारा एडवर्ड तड़प तड़प कर मर भी चुका था, लेकिन यहाँ ट्रेसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो उस लाश के साइड में बैठकर ही सुट्टा फूक रही थी। जैसे ही यहाँ पर उसका सुट्टा खत्म हुआ उसने और कुछ नहीं बल्कि बेचारे एडवर्ड के दिल के पास से उसकी छाती को दबाना शुरू किया ताकि जो उसके शरीर में बचा कुचा कुछ खून होगा वो उसके गले से बाहर आ जाए। और जैसे ही वो बाहर आया उसने यहाँ उसके गले के साइड में ऐसे हाथ अपने जोड़ लिए, जो हम कहते हैं कि ऐसे हाथ अपने जोड़ लिए, और उसके अंदर उसका खून इकट्ठा किया। और खून इकट्ठा करते ही उसको लिटरली वो पीने लगी और ना सिर्फ एक बार बल्कि उसने वो खून काफ़ी बार पिया। उसके मुंह से अब खून की बदबू आ रही थी जो कि इंसानी खून की स्मेल होती है, और ना सिर्फ वो स्मेल के साथ बल्कि उसके मुंह पर भी यहाँ पूरा खून खून लगा हुआ था। और वो इस सीन को साथ लेकर वो सीधा ही अब अपनी गाड़ी में जा पहुंची। जैसे ही गाड़ी में बैठी उसके तीनों दोस्तों ने देखा कि ये हाल क्या बना रखा है ट्रेसी ने, वो तीनों से बहुत ज़्यादा डर गई। खैर यहाँ पर ट्रेसी गाड़ी में बैठी और ट्रेसी और लीज़ा ने दोनों बाकी लड़कियों को अपने घर छोड़ा और ये बाकी ट्रेसी और लीज़ा वापस अब अपने अपार्टमेंट में आकर आराम से सो चुकी थी। अगली सुबह यहाँ पर 5 बजे के आसपास एक व्यक्ति यहाँ इस पार्क के अंदर घूमने आया और जैसे उसने दूर से देखा कि ये लाल लाल इतने चारों तरफ क्या पड़ा हुआ है, और वो व्यक्ति देखने के लिए गया और वहाँ जाकर उसने देखा कि एक बिल्कुल नेकेड बॉडी सामने पड़ी हुई है एक व्यक्ति की। उसने तुरंत ही पुलिस वालों को फ़ोन कर दिया। पुलिस मौके पर आ चुकी थी और अब छानबीन करने लगी। पुलिस ने आसपास काफ़ी चीज़ों को देखा लेकिन यहाँ कोई भी यहाँ सस्पिशियस चीज़ नहीं मिली थी, ना ही अभी तक मर्डर वेपन पुलिस वालों को मिला था। तो यहाँ पुलिस वालों ने ढूंढना शुरू कर दिया कि आखिर ये व्यक्ति है कौन। उसके जो कपड़े साइड में पड़े हुए थे वो बिल्कुल तय करके उसके अंदर से यहाँ पुलिस को इसका ID कार्ड मिल गया। उसके अंदर लिखा हुआ था एडवर्ड इसका नाम है और इसकी उम्र तकरीबन 43-44 साल की हो चुकी है। खैर अब यहाँ विक्टिम की पहचान तो हो चुकी थी, लेकिन अब चाहिए था कि मोटिव, क्यों इस व्यक्ति को मारा गया और किसने मारा। तब यहाँ इसी क्राइम सीन के ऊपर जांच करते हुए पुलिस वालों को एक जुराब मिली और उस जुराब के अंदर एक कार्ड था। अब इस चीज को फील करते ही तुरंत ही पुलिस वालों ने जुराब को नीचे की तरफ उल्टा करके झटकाना शुरू कर दिया और उसके अंदर से एक कार्ड निकला और उस कार्ड के ऊपर लिखा हुआ था टी विनिंगटन। अब ये कार्ड यहाँ कैसे आया पुलिस वालों को समझ नहीं आ रहा और सीधा ही पुलिस वाले इस बॉडी को लेकर अपने साथ पोस्टमार्टम करवाने के लिए गए और 2 पुलिस वाले उस कार्ड को लेकर बैंक में गए और वहाँ जाकर इसकी जांच करने लगे कि आखिर ये कार्ड किसका है और वहाँ तक कैसे पहुँचा। तब जाते ही बैंक वालों ने बता दिया कि ये कार्ड तो किसी ट्रेसी विनिंगटन नाम की लड़की का है और ये अभी भी एक्टिव है और कल ही इससे ट्रांजैक्शन भी हुई है। पुलिस वालों ने सोचा कि ठीक है कोई बात नहीं, हम इस कार्ड को लेकर हम इसकी ऑनर से मिलने के लिए जाते हैं। पुलिस वाले अपनी एक टीम बनाकर ट्रेसी विनिंगटन के घर पहुंचे और वहां दरवाजा खटखटाया। ट्रेसी ने दरवाजा खोला। सामने पुलिस वालों को खड़ा देखकर ट्रेसी बिल्कुल भी डरी नहीं, उनके साथ बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस से बात करने लगी। पुलिस वाले उससे पूछ रहे हैं कि हमें एक पार्क के अंदर आज सुबह सुबह एक लाश मिली है और उस लाश के बराबर में एक जुराब पड़ी हुई थी और जुराब के अंदर ये टी विनिंगटन नाम की लड़की यानी कि तुम्हारा कार्ड मौजूद है। अब आप हमें बता सकते हैं कि आपका ये कार्ड वहां तक कैसे पहुंचा। अब ट्रेसी ने ये चीज जैसे ही सुनी उसने कह दिया कि जनाब हम तो रात को दारू वगैरह पीने के लिए गए थे और मैंने वहां पर इस कार्ड से अपनी ट्रांजैक्शन भी करी थी। उसके बाद मेरा कार्ड कहाँ रह गया, शायद हो सकता है उसी क्लब में रह गया हो या फिर कहीं रास्ते में आते आते गिर गया हो। हमें नहीं पता कि ये कार्ड मेरा वहां तक कैसे पहुंचा। हो सकता है जिस व्यक्ति की लाश मिली हो उसने ही यहाँ पर मेरा कार्ड ये चोरी भी कर लिया हो और अपने साथ अपनी जुराब में रख लिया हो। मुझे नहीं पता कैसे मिला। पुलिस वालों को एक बार उसकी बातों पर विश्वास हो भी गया। वो वापस पुलिस स्टेशन आ चुके थे और अब इस केस की जांच कर ही रहे थे। कुछ टाइम और बीतने के बाद पुलिस ने यहाँ पर सस्पेक्ट के तौर पर ट्रेसी के वो घर गई और उसे उठा लिया और आते ही अब यहाँ पुलिस स्टेशन में उसे पूछताछ करने लगे और यहाँ थोड़ा सा दबाव देते ही ट्रेसी ने सब कुछ कबूल कर भी लिया। ना सिर्फ यहाँ उसने कबूल किया था बल्कि यहाँ उसके दोस्तों ने ही सब कुछ बता दिया था कि आखिर यहाँ ट्रेसी ने क्या क्या किया है। अब पुलिस वालों को ये तो पता लग चुका था कि ट्रेसी ने मर्डर किया है, लेकिन क्यों किया है, कैसे किया है, ये पता लगाना जरूरी है। ट्रेसी से पूछा गया कि हाँ बताओ क्यों किया है, कैसे किया है। उसने कह दिया कि नहीं जनाब मुझे कोई याद नहीं है कि मैंने ऐसा कुछ भी किया हो। तब यहाँ पुलिस वालों के पास एक ही चीज बचती है और यहाँ वो थी हिप्नोसिस। ट्रेसी को लिटरली हिप्नोटाइज किया गया उससे बातें निकलवाने के लिए और तब यहाँ पुलिस वालों को और साथ ही बैठे साइकियाट्रिस्ट
साइकियाट्रिस्ट को ये पता लगा कि ट्रेसी मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से पीड़ित है और ये बीमारी आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से उसके दिमाग में चलती आ रही है। मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर मतलब कि एक व्यक्ति कई लोगों की जिंदगी जी रहा हो, मतलब कि उसके शरीर में कभी किसी की पर्सनैलिटी आ जाती हो, कभी वो बड़ा बन जाता है, कभी वो छोटा बन जाता है। और ऐसी ही चीज़ों से अब यहाँ ये ट्रेसी भी पीड़ित थी। वो कभी यहाँ पर छोटी सी बच्ची बन जा रही थी, कभी यहाँ पर वो अडल्ट बन जाती, कभी वो वैम्पायर बन जाती, कभी वो पागल बन जाती, कभी वो लेस्बियन बन जाती। पता नहीं क्या क्या दिमाग में उसके चल रहा था। और इसी में से एक पर्सनैलिटी ने ट्रेसी का वो कार्ड उसकी जेब से बाहर निकालकर यहाँ एडवर्ड की जुराब में डालकर वहां क्राइम सीन के ऊपर छोड़ना चाहा ताकि यहाँ ट्रेसी खुद पकड़ी जाए। मतलब आप सोच कर देखिए, ट्रेसी के अंदर कई सारी पर्सनैलिटी रह रही हैं। एक पर्सनैलिटी ने तो उसका वो मर्डर कर दिया, एक पर्सनैलिटी ने वो उसका वैम्पायर बनकर खून पी लिया, जबकि एक पर्सनैलिटी अच्छी थी, उसने यहाँ पर ट्रेसी को मजबूर किया कि वो अपना कार्ड, बैंक का कार्ड यहीं पर छोड़ कर जाए ताकि पुलिस उसे पकड़ सके। खैर यहाँ उसका कुछ टाइम तक इलाज करने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया और फाइनली कोर्ट ने उसे इस ट्रायल में खड़ा होने के लिए सेफ माना, बिल्कुल प्रॉपर ठीक माना। और तब यहाँ पर उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई, जिसके अंदर वो 13 साल के बाद जमानत के लिए अप्लाई कर सकती थी। साथ ही यहाँ पर उसकी जो तीनों और दोस्त थी उसमें से एक जो नीली थी उसको तो यहाँ कोई सज़ा नहीं मिली, बाकी यहाँ लीजा और दूसरी ट्रेसी को यहाँ 12-12 सालों की सज़ा मिली। लेकिन यहाँ मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई कि एक व्यक्ति इतना खूंखार कैसे हो सकता है, उसके अंदर इतनी सारी पर्सनैलिटी कैसे आ गई और कैसे उसने एक व्यक्ति का खून लिटरली निकाल कर ऐसे पिया। इतनी हिम्मत कमाल की ही बात है। फिर ये कहानी थी ट्रेसी विनिंगटन की, जो कि ऑस्ट्रेलिया की एकमात्र वैम्पायर आज भी मानी जाती है। आपको अगर इसके बारे में कुछ कहना हो तो आप मुझे कमेंट्स में कह सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर आकर वहाँ भी कह सकते हैं। वहाँ पर मैं ऐसी ही स्टोरीज की छोटी छोटी रील्स डालता हूँ, तो आप प्लीज़ मुझे वहाँ फॉलो जरूर कर लें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। खैर पिछली वीडियो का शाउट आउट सुरेंद्र को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।